नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय टर्नर की विषय सैद्धांतिक की पाठ्य चर्चा में अंकित लेथ और उसके प्रमुख भाग पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। लेथ मशीन और इसके प्रमुख भाग। तो चलते हैं सबसे पहले परिचय की ओर। जानते हैं क्या है लेथ मशीन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है और ऐसी कौन कौन सी संक्रियाएं हैं जो लेथ मशीन पर की जा सकती हैं। लेथ मशीन पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण मशीनों में से एक है। इसमें जॉब को मशीन पर बांधकर घुमाया जाता है और घूमते हुए जॉब के सापेक्ष कटिंग टूल को फीड दी जाती है, जिससे जॉब के सतह से धातु को छीला जाता है, मटेरियल को रिमूव किया जाता है, जिसे खरादन या टर्निंग कहते हैं। इस मशीन पर जॉब के ऊपर गोल, बेलनाकार, शंकु और समतल आकार की सतह आसानी से बनाई जा सकती है। इसके स्पिंडल को विद्युत मोटर या इंजन द्वारा चलाया जाता है। मतलब चक पर आप वर्कपीस को क्लैंप कर रहे हैं और चक स्पिंडल पर बंधा हुआ है। स्पिंडल को जो पावर मिल रही है वो विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर इंजन से मिलती है। हम मोस्टली देखते हैं स्पिंडल को पावर हम इलेक्ट्रिक मोटर से दी जाती है। जॉब को पकड़ने के लिए स्पिंडल पर चक, फेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट, एंगल प्लेट आदि का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन पर दूसरी मशीनों की तुलना में बहुत से ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जैसे टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग क्या है? कोई बेलनाकार जॉब है, बेलनाकार जॉब है, उसके एक सिरे का व्यास और दूसरे सिरे के व्यास में एक समान रूप से कमी आ रही है या फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इस तरह की संरचना हम लेथ मशीन पर तैयार करते हैं किसी सिलेंड्रिकल जॉब पर कि उसका एक सिरे का व्यास अधिक है, दूसरे सिरे का व्यास कम है। इसे टेपर टर्निंग कहते हैं। ड्रिलिंग किसी वर्कपीस पर धातु वस्तु पर छिद्र करने की जो क्रिया है इसे ड्रिलिंग कहते हैं। इसके लिए हम ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। ड्रिल मशीन पर ड्रिल बिट को हम क्लैंप करते हैं, बांधकर हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। बोरिंग किए हुए ड्रिल, किए हुए छिद्र को या किए हुए ड्रिल को साइज को इंक्रीज करने के लिए फिर से उस पर ऑपरेशन किया जाता है, जिसे हम बोरिंग कहते हैं। रिमिंग, रिमिंग क्या है? बोर किए हुए या फिर ड्रिल किए हुए अंदरूनी सरफेस पे रफनेस रह जाती है, खुरदरापन रह जाता है, उसकी फिनिशिंग के लिए टूल यूज किया जाता है जिसको रीमर कहते हैं। उस रीमर की सहायता से उसको फिनिश किया जाता है, बोर को या फिर होल को। इस प्रोसेस को रिमिंग कहते हैं। थ्रेडिंग किसी जॉब पर बाहरी चूड़ी बनाना या काटने की जो प्रक्रिया है उसे थ्रेडिंग बोलते हैं। नर्लिंग किसी वर्कपीस की सतह पर एक विशेष संरचना तैयार करना जिससे ग्रिपिंग या पकड़ आसान हो जाती है, उसे नर्लिंग कहते हैं। फोमिंग, फोमिंग टूल को शेप देते हैं हम जिस प्रकार की वह वैसी कटिंग करता है इसकी सतह पर, वैसा ही नोमेनक्लेचर तैयार कर देता है, इसे फॉर्मिंग कहते हैं। ग्रूविंग इसके डाय पर हम कट लगाकर इसका डाया पर्टिकुलर स्पेस पे कम करते हैं, या फिर नेकिंग जो प्रोसेस होता है इसे हम ग्रूविंग कहते हैं। जैसे कि ये डाया मान लीजिए कुछ है, इससे जब ग्रूव कट जाएगा उसका डाया उससे कम होगा, एक स्टेप सा दिखेगा। पार्टिंग, पार्टिंग जब वर्कपीस को दो हिस्सों में बांट दिया जाए उसे बोलते हैं पार्टिंग ऑपरेशन। इस प्रकार देख सकते हैं आप, जो ऑपरेशन ड्रिल मशीन पे हो सकता था, जो ऑपरेशन बोरिंग बोरिंग यानी कि बोरिंग जो होती है ड्रिल मशीन से ही होती है, वो भी
वो ऑपरेशन भी आप लेथ मशीन पर कर सकते हैं। रिमिंग ऑपरेशन भी आप लेथ मशीन पर कर सकते हैं। थ्रेडिंग, नर्लिंग, फॉर्मिंग, ग्रूमिंग, पार्टिंग इत्यादि सारे ऑपरेशन आप लेथ मशीन पर कर सकते हैं। इस प्रकार हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मशीन का क्या महत्व है। लेथ मशीन को सभी मशीनों की जननी भी कहा जाता है। हाँ, ये काफी पुरानी मशीन है, इसलिए इस मशीन को सभी मशीनों की जननी भी कहा जाता है। लेथ का सिद्धांत, लेथ मशीन का प्रिंसिपल, लेथ मशीन का सिद्धांत चित्र में देख सकते हैं आप। हेड स्टॉक, टेल स्टॉक के बीच में वर्कपीस को क्लैंप किया गया है और हेड स्टॉक में स्पिंडल की सहायता से वर्कपीस को रोटेट किया जाता है, वर्कपीस को घुमाया जाता है, घूर्णन गति दी जाती है और उसके रिलेटिव में उसके सापेक्ष एक कटिंग टूल को लगाकर कटिंग की जाती है और एक टूल का जो मूवमेंट है वो आगे पीछे दाएं बाएं हो सकता है और जैसी संरचना हमें इस वर्कपीस पर चाहिए हम तैयार कर लेते हैं। यही प्रिंसिपल है लेथ मशीन का, यही प्रिंसिपल है लेथ का। अब आता है लेथ के प्रकार। लेथ मशीन कई प्रकार की हैं, उसमें सबसे पहले आता है इंजन या सेंटर लेथ। सबसे अधिक इसी लेथ मशीन का प्रयोग किया जाता है, ये मोस्ट कॉमन है, सुनने में भी आता है मोस्ट कॉमन इंजन लेथ या सेंटर लेथ। हमारी वर्कशॉप में भी दिखाई देता है। हम खराद की जो दुकानें होती हैं वहां जाते हैं तो वहां भी देखते हैं हमें इंजन लेथ देखने को मिलता है हमें। पहले इसे स्टीम इंजन से चलाया गया था, यानी कि जब इसे बनाया गया था उस वक्त इसको पावर जो मिलनी थी चक को, चक से वर्कपीस को घूमने के लिए, घुमाने के लिए, वो पावर इंजन से दी जाती थी, इसलिए इसे स्टीम इंजन से दी जाती थी, इसलिए इसे इंजन लेथ भी कहा जाता है। इसके मेन पार्ट्स हैं, इसके मुख्य भाग हैं बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, टूल पोस्ट, कैरिज, क्रॉस लाइट, फीड शाफ्ट और लीड स्क्रू आदि। ये मैनुअली ऑपरेट की जाती है। प्रशिक्षण केंद्रों, टूल रूम और जॉब शॉप पर यह आसानी से देखी जा सकती है और ये ज्यादातर प्रयोग की जाती है। इंजन लेथ चित्र देख सकते हैं आप। चित्र में देख पा रहे हैं हम लेथ, इंजन लेथ के पार्ट्स हैं। बेस वाला हिस्सा, लेग, बेस के ऊपर बेड है, बेड के दाएं सिरे की ओर जो पार्ट है उसे हेड स्टॉक कहा है, सॉरी, जो दाएं ओर है वो टेल स्टॉक है और बाईं ओर है वो हेड स्टॉक है। बेड के ऊपर सैडल, कैरेज, क्रॉसलाइट, टूल पोस्ट, ये है संरचना इंजन लेथ मशीन की। अब आता है लेथ के प्रकार में अगली जो मशीन है वो है टूल रूम लेथ। हम इंडस्ट्री में देखते हैं एक टूल रूम होता है, टूल रूम में टूल, गेजेस, जिग, फिक्सचर, डाई वगैरह तैयार की जाती हैं, या वर्कपीस होता है उसका मटेरियल का सैंपल जो बनाया जाता है, सैंपलिंग के लिए जो जाती है लेबोरेटरी में, उसका स्पेसिमेन तैयार किया जाता है, वो सब टूल रूम में तैयार किया जाता है। तो उस टूल रूम में लेथ मशीन का प्रयोग किया जाता है, वो काफी प्रसिद्ध होती है, प्रिसाइज होती है और हैवी, यानी कि भारी भारी भरकम पीसों को भी मशीनिंग करने के लिए प्रयोग की जाती है वो। इसमें अलग अलग एसेसरीज भी जुड़ी होती हैं, सहायक उपकरण जुड़े होते हैं। जैसे कि अभी बताया ये हाईली प्रिसाइज होती है, इसलिए इसका नाम प्रिसीजन लेथ भी कहते हैं। प्रोडक्शन लेथ, जैसे नाम से जस्टिफाई हो रहा है, नाम से ही समझ पा रहे हैं हम, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। इस प्रकार की जो मशीन है उत्पादन पर्पज के लिए, उत्पादन उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती हैं, अधिक मात्रा उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती हैं। एक ही प्रकार के बहुत सारी जॉब बनानी है, एक ही प्रकार की जॉब अधिक संख्या में बनाने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस इस प्रकार की लेथ मशीन में कैप्स्टन और टॉट हेड लेथ मशीन आती हैं। आगे इसका चित्र है, देख पाएंगे हम कैप्स्टन और टॉट हेड लेथ मशीन। टॉट लेथ मशीन है, यह बड़े और भारी
वर्कपीस के लिए प्रयोग की जाती है, और कैस्टन लेथ है वो हल्के और छोटे जॉब के लिए प्रयोग किया जाता है, मशीनिंग के लिए प्रयोग की जाती हैं ये मशीनें। अब है कुछ स्पेशल टाइप की लेथ मशीन है, कुछ विशेष लेथ मशीन है, उनके बारे में जानते हैं हम। पहला है सिंगल और मल्टीपल स्पिंडल लेथ। इस प्रकार की मशीन में स्पिंडल मल्टीपल है, मतलब एक से अधिक स्पिंडल है, उसमें एक से अधिक जॉब पर एक ही समय बहुत सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। एक ही टाइम में, एक ही समय में एक से अधिक जॉब पर मल्टीपल ऑपरेशन करने के लिए पर्पज से ये मशीन बनाई गई है। आगे चित्र है, आप देख पाएंगे उसमें, जैसे देख सकते हैं आप मल्टीपल स्पिंडल, इसमें दो स्पिंडल नजर आ रहे हैं साफ साफ। तो ये एक ही समय में एक से अधिक वर्कपीस पर एक से अधिक ऑपरेशन कर पाए साथ साथ, इस पर्पज के लिए मल्टीपल स्पिंडल लेथ मशीन का को यूज किया जाता है। अब स्पेशल लेथ मशीन में अगली मशीन है ट्रेसर लेथ मशीन। इसमें क्रॉस स्लाइड को एक स्टाइलस द्वारा ऑपरेट किया जाता है। क्रॉस स्लाइड जिसके ऊपर टूल पोस्ट बना हुआ है, उसको हम एक स्टाइलस, एक लेवर से ऑपरेट करते हैं, और ये ऑपरेट करते हैं, और इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपकी क्रॉस स्लाइड की मूवमेंट के लिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक पिस्टन अरेंजमेंट का यूज करते हैं, जिससे टूल को मूवमेंट मिलती है। चित्र में देख पा रहे हैं आप ट्रेसर लेथ मशीन, जैसे कि मशीन दिख रही है वर्किंग के अंदर है, और जो स्लाइड है उसके पीछे आप देख पा रहे हैं एक पिस्टन, एक अरेंजमेंट लगा हुआ है, हाइड्रोलिक अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट की हेल्प से इस अरेंजमेंट की हेल्प से टूल को मूवमेंट मिल रही है, यानी टूल को जो कंट्रोल कर रहे हैं हम हाइड्रोलिक सिस्टम से कंट्रोल कर रहे हैं। इसे इसे ट्रेसर लेथ मशीन कहा जाता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा आज के समय में सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, वो है सीएनसी, जिसको कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल लेथ कहा जाता है। इसमें टूल की मूवमेंट को कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से नियंत्रित किया जाता है, यानी टूल की जो मूवमेंट है, अभी हमने पढ़ा पिछले मशीन में, उसमें टूल की मूवमेंट हम हाइड्रोलिक सिस्टम से कंट्रोल कर रहे थे, वो भी मैनुअली था, बट यहाँ पे जो भी मूवमेंट है वो कंप्यूटर से कंट्रोल कर रहे हैं, उसे जो भी मूवमेंट हो रही है टूल में, स्लाइड्स के अंदर, टॉट में, चक में जो भी मूवमेंट हो रही है, सभी मूवमेंट को हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंतर्गत कंट्रोल कर रहे हैं। एक ही समय में कई ऑपरेशन बहुत ही तेजी से किए जाते हैं, और बहुत ही हाई आरपीएम पे, और बहुत ही तेज गति से बहुत से ऑपरेशन एक ही समय में, बस बहुत से ऑपरेशन बहुत ही हाईली प्रिसाइजली किए जाते हैं इस मशीन के ऊपर। और प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो हाईली प्रोडक्शन के लिए लेथ मशीनें यूज की सीएनसी लेथ मशीनें यूज की जाती हैं। इसमें आप एक बार प्रोग्राम कर दीजिए, वर्कपीस लगाइए, और जो प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है उस प्रोग्राम के अंतर्गत मशीन वैसा ही पीस तैयार करके हमें प्रोवाइड कर देगी। चित्र में देख सकते हैं आप सीएनसी लेथ मशीन। इसका लेफ्ट साइड में है हेड स्टॉक, उस पे देख रहे हैं हम चक बना हुआ है, और राइट साइड में टॉर्ट बंधी हुई है। टॉर्ट पे अलग अलग स्लॉट होते हैं, अलग अलग टूल क्लैंप किए जा सकते हैं, और एज प्रोग्रामिंग जो भी टूल की जरूरत पड़ती है वो टूल सामने आता है, और अपना ऑपरेशन जो भी उसको हमने प्रोग्रामिंग के जरिए जो भी हमने उसे ऑपरेशन करने के लिए कहा है, टर्निंग, फेसिंग, ग्रूविंग जो भी है वो करता है। और वो फिर से आप मान लीजिए इस पे ड्रिल बांध रहे हैं, तो इस टार्ट पे तो वो ड्रिल अपना ऑपरेशन यानी ड्रिलिंग का काम करेगा, फिर दूसरा टूल काम करेगा, यानी कि जो भी हमने सीक्वेंस में, जो भी प्रोग्राम के अंदर सीक्वेंस बनाया हुआ है ऑपरेशन का, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो काम करते हुए सभी टूल इस ऑपरेशन को पूरा करेंगे, और फाइनली हमें वर्कपीस मिल जाएगा तैयार होकर। अब आता है लेथ की स्पेसिफिकेशन। मान लीजिए हम लेथ मशीन खरीदना चाहते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लेथ मशीन खरीद रहे हैं तो।
तो इन्हीं बातों का के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं लेथ स्पेसिफिकेशन एंड लेथ विशेष विवरण के अंदर। तो सबसे पहले आता है स्विंग साइज। स्विंग साइज क्या है? आप देखते हैं वर्कपीस अलग अलग व्यास के होते हैं, अलग अलग डाया के होते हैं। तो लेथ मशीन की चक पर सबसे मैक्सिमम साइज का जो सबसे अधिकतम साइज का व्यास का वर्कपीस बांधा जा सके, उस मैक्सिमम साइज को हम कहते हैं स्विंग साइज। यानी कि कोई मैक्सिमम व्यास वाला पीस चक पर क्लैंप किया जा सके इजिली, उतने साइज को हम बोलते हैं हम स्विंग साइज। दूसरा है केंद्रों के बीच की दूरी। अब हमने देखा एक है हेड स्ट्रोक, दूसरा है टेल स्ट्रोक। दोनों के बीच में दूरी है, तो हेड स्ट्रोक के सेंटर से टेल स्ट्रोक के सेंटर के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को, उस दूरी को हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहा है, केंद्रों के बीच की दूरी कहा है। तो लेथ का स्पेसिफिकेशन, उसका साइज डिसाइड होता है केंद्रों के बीच की दूरी से, स्विंग साइज से। तीसरा पॉइंट आता है बेड की लंबाई। हमें मान लीजिए हमें बहुत बड़ा वर्कपीस क्लाइंब करना है ऑपरेशन करने के लिए, उस केस में हमें जरूरत है कि बेड की लंबाई बड़ी हो। उसी के अकॉर्डिंग अगर बेड बड़ा है, बेड का साइज बड़ा है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो हम उतना ही बड़ा पीस क्लाइंब कर सकते हैं उस मशीन के ऊपर। सेंटर की ऊंचाई। सेंटर की ऊंचाई क्या है? बेड बेड का जो सरफेस, बेड का जो सबसे ऊपर अपर मोस्ट सरफेस होता है, सबसे ऊपर वाली जो सतह होती है, वहां से मेजर करना स्टार्ट करें, और चक का जो सेंटर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है, उसके बीच में जो गैप है, वो जो दूरी है, उस दूरी को, उस हाइट को हम कहते हैं सेंटर हाइट। हेड स्ट्रोक का प्रकार। अब हेड स्ट्रोक में हमने स्पिंडल, स्पिंडल पे चक, तो स्पिंडल को जो पावर मिल रही है, हेड स्ट्रोक में जो स्पिंडल को पावर मिल रही है, वो दो तरीके से डिफाइन की जाती है। एक पुली अरेंजमेंट है, दूसरा गियर मैकेनिज्म है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं हेड स्ट्रोक के प्रकार को लेकर। अगला पॉइंट है बेड का प्रकार। अब बेड बेड के ऊपरी सतह पर वे बनी होती हैं, गाइड वे बनी होती हैं। वो गाइड वे फ्लैट भी हो सकती हैं, वो गाइड वे वी आकृति में, इन्वर्टेड वी यानी कि उल्टी, उल्टा वी का सिंबल जो होता है उस टाइप में, उस आकृति की भी हो सकती हैं। और दोनों का मिला जुला यानी कि वी शेप भी है और फ्लैट भी है, इस टाइप के बेड का प्रयोग किया जाता है लेथ मशीन पे। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं बेड के प्रकार के अकॉर्डिंग। स्विंग ओवर कैरेज। आप जितने डाई का वर्कपीस आप क्लाइंब कर रहे हैं चक में, वो कैरेज के ऊपर स्लाइड टर्न कर जाए, वो साइज कहलाएगा आपका स्विंग ओवर कैरेज। आखिर पॉइंट है स्पिंडल बोर साइज। स्पिंडल, स्पिंडल जो होता है चक में, जो बंधा होता है स्पिंडल, वो उसकी आईडी, उसका एक आईडी साइज होता है। उसके अंदर से हम वर्कपीस को इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर वर्कपीस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो कितनी मैक्सिमम साइज का वर्कपीस इंसर्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्पिंडल बोर साइज पर। वो डिपेंड करता है स्पिंडल बोर साइज पर। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन है, ये लेथ की विशेष विवरण है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लेथ को हम मान लीजिए परचेज करना है, तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे, और तभी हम सही लेथ का चयन कर पाएंगे। लेथ विशेष विवरण में स्पेसिफिकेशन में अब आप इसमें चित्र में देख सकते हैं साफ साफ, जो हमने पिछली स्लाइड में बात किया स्विंग के बारे में, केंद्रों के बीच की दूरी और बेड की लेंथ के बारे में, वो चित्र के जरिए आप देख सकते हैं। नंबर ए, एक सिंबल ए बना हुआ है, ये सिंबल ए दर्शा रहा है स्विंग को, ये सिंबल ए दर्शा रहा है स्विंग को। आप देख सकते हैं बेड की ऊपरी सतह से चक के ऊपरी सतह के बीच में जो गैप है, यानी कि इस गैप में कितने कितने बड़े डाया का, कितने बड़े व्यास का वर्कपीस इसमें हम क्लाइम कर पाएंगे, वो पता चलता है हमारे स्विंग साइज से। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। ले चक का जो सेंटर है और
टेल स्टॉक का जो सेंटर है, इसके बीच में गैप है, दूरी है, तो इससे क्या जस्टिफाई होता है, इससे ये पता चलता है कि उस लेथ मशीन पर कितना लंबा वर्कपीस हम क्लैंप कर सकते हैं। अगर ये गैप कम होगा तो वर्कपीस छोटा बन पाएगा, और गैप जितना बड़ा होगा यानी कि ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उस पर उतना बड़ा वर्कपीस हम क्लैंप कर सकते हैं, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर क्लैंप कर सकते हैं, या फिर लेथ या फिर चक के अंदर क्लैंप कर सकते हैं, और टेल स्टॉक पे हम सेंटर से उसको होल्ड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ बेड, बेड के एक सिरे से लेंथ, बेड के दूसरे सिरे के बीच में जो गैप है, जो लंबाई है, उसको हम बेड की लंबाई कहते हैं, लेंथ ऑफ बेड कहते हैं। डी है, पॉइंट है रेडियस, रेडियस कहा गया है जो स्विंग है, स्विंग का बिल्कुल आधा कर दें हम, स्विंग का बिल्कुल हाफ कर दें, तो वो जो साइज मिलेगा वो मिलेगा हमारा रेडियस, वो मिलेगा हमें रेडियस। तो लेथ साइज की बात कर रहे थे हम, अभी हम लेथ स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो लेथ साइज देख सकते हैं हम चित्र में, एक कंपोनेंट है, एक वर्कपीस है, उसको मशीनिंग की जा रही है, और वो साइज कितना बड़ा साइज है उस कंपोनेंट का, जैसे कि इस चित्र में दिखाए देख पा रहे हैं हम, बेड का साइज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इतने बड़े वर्कपीस को हमने इसको होल्ड कर लिया, क्लैम्प कर लिया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि लेथ का साइज किस हद तक बड़ा हो सकता है, किस हद तक बड़ा साइज हो सकता है लेथ मशीन का। लेथ साइज इस फिगर में देख सकते हैं आप, एक बड़ा सा कंपोनेंट है, उसको मशीनिंग की जा रही है, मशीनिंग की जा रही है, और लेथ बेड का साइज इसमें साफ साफ दिख रहा है राइट वे। तो इससे अंदाजा लग सकता है हमें कि लेथ के बेड का साइज कितना मैक्सिमम हो, मतलब कितना बड़ा से बड़ा हो सकता है कि उस पे वर्कपीस, इतने बड़े बड़े वर्कपीस पे क्लैंप हो जाते हैं, होल्ड किए जाते हैं। अब इसमें इसमें हमें पता चल रहा है, इस पे वर्क को देखिए आप, इससे पता चल रहा है स्विंग साइज। आप देख सकते हैं एक बड़ा सा ये पार्ट क्लैम्प किया हुआ है लेथ मशीन पर, तो इसमें नजर आ रहा है कि इसका डाया देखिए काफी ज्यादा है, उसके बावजूद इसको क्लैम्प किया गया है, इससे समझ में आ रहा है कि इसका स्विंग साइज कितना ज्यादा हो सकता है लेथ मशीन का। लेथ मशीन के पार्ट्स देख सकते हैं, लेथ मशीन के पार्ट्स हैं, तो देखते हैं मशीन को, मशीन की बाईं ओर, जो मशीन के सामने खड़े होते हैं हम, तो मशीन की बाईं ओर वाला हिस्सा है उसको हम हेड स्टॉक कह रहे हैं, और मशीन की दाईं ओर जो हिस्सा है उसको बोलते हैं टेल स्टॉक, ठीक है। और इसका जो आधार वाला हिस्सा है उसको बेस बोलते हैं, बेस से नीचे जो लेग्स हैं, और बेस से ऊपर बेड, बेड के ऊपर गाइड वे बनी हुई हैं, गाइड वे पर गाइड वे के साथ ये सैडल, अपरन और कैरेज, टूल पोस्ट, सभी ये कैरेज के साथ साथ स्लाइड करते हैं। हेडस्टॉक की बात कर रहे थे, तो हेडस्टॉक में आप देख पा रहे हैं, हेडस्टॉक में जो स्पिंडल लगा हुआ है, स्पिंडल पर लगा हुआ है, माउंट किया गया है, हमने चक को माउंट किया हुआ है, और स्पिंडल को जो पावर मिलती है वो मिल रही है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मोटर से। स्पिंडल इसमें, और हेड स्टॉक पे स्पिंडल स्पीड सिलेक्टर भी है, हमें कितने आरपीएम पे चक को घुमाना है, इस लीवर से, इस स्पिंडल स्पीड सिलेक्टर से हम डिसाइड कर सकते हैं, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ टेल स्टॉक की ओर, टेल स्टॉक पे सेंटर लगा हुआ है, डेड सेंटर बना हुआ है, इस डेड सेंटर की जगह हम लाइव सेंटर लगाते हैं, वो लाइव सेंटर रोटेट करता है, इतना ही फर्क है डेड सेंटर लाइव सेंटर में। और इसके पीछे हैंडविल लगा है, हैंडविल को जब रोटेट करते हैं तो ये जो स्पिंडल है, शाफ्ट है, ये आगे की तरफ बढ़ती है, और जो भी वर्कपीस है उसको सपोर्ट करती है, जो लेंथ, जो लंबे वर्कपीस है, एक तरफ से चक पे बंधा हुआ है, दूसरे तरफ से वो टेल स्टॉक उसे होल्ड कर रहा है सेंटर से, तो हैंडल को जैसे घुमाते हैं उस पेंडल बाहर आता है, जो टेल स्टॉक कॉइल है ये बाहर आता है, और उसको वर्कपीस को क्लाइंब कर लेता है, होल्ड कर लेता है। वो एप्रन चित्र में देख सकते हैं, एप्रन दिखा रहा है, एप्रन के ऊपर ये एप्रन व्हील लगा हुआ है, फीड रोड का के लिए लीवर है, फीड स्क्रू के लिए लीवर लगा हुआ है ऑपरेट करने के लिए,
और इसके ऊपर फिर क्रॉस स्लाइड है। क्रॉस स्लाइड आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, आप चित्र में देख पाएंगे। क्रॉस स्लाइड, क्लास क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट। तो ये संरचना है लेथ मशीन की, और अलग अलग पार्ट्स हैं, आप देख पा रहे हैं। लेथ बेड, जो आधार, जो लेथ का आधार है, मेन सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे रिजिड और सबसे भारी पार्ट है वो लेथ का, वो लेथ बेड है। काफी भारी, और इसकी जो इसे जो बनाया जाता है वो कास्टिंग के जरिए इसको बनाया जाता है, कास्टिंग के जरिए बनाया जाता है। और लेथ के वर्किंग पार्ट को सहारा वैसे ही अलाइनमेंट प्रदान करता है, यानी कि यूं कह लीजिए लेथ के बेड के ऊपर ही लगभग जितना भी वर्किंग पार्ट है लेथ मशीन पर, वो सारा कुछ उसी पे लाई करता है। और जो भी अलाइनमेंट है उसको सही बनाए रखता है आपका लेथ बेड। बाईं ओर हेडस्टॉक और दाईं ओर टेल स्टॉक होता है। बेड के बाईं ओर हेडस्टॉक देख पाएंगे हम, जैसे पीछे चित्र में देखिए आप, बेड के बाईं ओर है वो हेडस्टॉक है, और दाईं ओर है वो है टेल स्टॉक, फिट रहता है। इसके ऊपरी हिस्से पर गाइडवे या स्लाइड वे बने होते हैं, हम इसे गाइडवे कह सकते हैं, स्लाइड वे कह सकते हैं। जो लेथ बेड है, चित्र में देखिए अभी दिखा रहे हैं, ये पीछे देखिए, बेड के ऊपर गाइडवे बने हुए हैं, चित्र में देखिए बेड के ऊपर ये गाइडवेज बने हैं। इस चित्र में आप साफ साफ देख सकते हैं, अभी जो हमने बात की थी पिछले उसमें स्लाइड के अंदर, बेड के बारे में, बेड के प्रकार के बारे में, फ्लैट बेड या वी बेड। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये दोनों का कंबाइंड वाला, यानी दोनों का मिला जुला सा दिख रहा है। इसमें इन्वर्टेड वी शेप के गाइड वे भी बने हुए हैं, और फ्लैट गाइड वे भी बने हुए हैं। तो ये है आप, और इसका साइज देखिए कितना बड़ा है, और ये कास्टिंग से तैयार किया जाता है, कास्टिंग से तैयार किया जाता है लेथ बेड। अब देखते हैं हेड स्टॉक। तो जो लेथ का जो बेड था, बेड के बाईं ओर हेडस्टॉक और दाईं ओर टेल स्टॉक था। तो अब बाईं ओर जो सबसे पहले हेडस्टॉक है, हेडस्टॉक में हम देख पा रहे हैं चित्र में, हेडस्टॉक में कई कई लीवर लगे हैं, कोई स्विचेस लगे हुए हैं। तो इसका मेनली हेडस्टॉक का जो मेनली है उसमें क्या क्या कंसिस्ट करता है, इसके अंदर गियर मैकेनिज्म है, इसके अंदर स्पिंडल शाफ्ट है, और ये स्पिंडल को रोटेट करने के लिए, अलग अलग स्पीड पर रोटेट करने के लिए गियर मैकेनिज्म बना हुआ है इसके अंदर। और फीड रोड और लीड स्क्रू को जो मूवमेंट मिलती है, जो पावर मिलती है, वो भी टेल स्टॉक से ही मिलती है। जब इसको हम एक्टिवेट करते हैं लीड स्क्रू या फीड शाफ्ट को, तो इसको जो पावर मिलती है वो भी टेल स्टॉक से ही जाती है, सॉरी हेड स्टॉक से ही जाती है, पावर मिलती है इनको। मैं बता दूं आपको, जो फीड शाफ्ट है, ये फीड शाफ्ट ये ऑटोमेटिक फीड देने के लिए यूज किया जाता है। और लीड स्क्रू ये भी ऑटोमेटिक फीड देने के लिए, लेकिन लीड स्क्रू जब थ्रेडिंग करते हैं हम, जब चूड़ी बनाने का प्रोसेस करते हैं लीड मशीन पे, तब इसका यूज करते हैं हम लीड स्क्रू का। हाँ, हेड स्टॉक की बात करें तो हेड स्टॉक में भी जैसे गियर बॉक्स है, गियर मैकेनिज्म आप देख सकते हैं चित्र में साफ साफ। अभी इस चित्र में एक तरफ देख रहे हैं एक पुली, ये स्टेप पुली बनी हुई है। ये पुली, इस पुली के जरिए जो पावर, जो पुली के जरिए मोटर से पावर मिलती है हेड स्टॉक को, स्पिंडल को, और गियर मैकेनिज्म की हेल्प से हम पावर को कम या ज्यादा करके, यानी कि रोटेशन को कम या ज्यादा करके चक पे आरपीएम कम या ज्यादा करते हैं। तो ये गियर मैकेनिज्म है जो कि हेड स्ट्रोक का ही पार्ट है, ये गियर मैकेनिज्म हेड स्ट्रोक का ही पार्ट है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी के जरिए हम रोटेशन, स्पिंडल की जो रोटेशन है, स्पिंडल की जो आरपीएम है, कम या ज्यादा करते हैं। और जैसा भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वर्कपीस पे, हम इस पे इसके जरिए हम कर पाते हैं, आरपीएम कंट्रोल कर पाते हैं। कैरिज, चित्र में देख पा रहे हैं आप, एप्रन है, एप्रन से ऊपर सैडल,
सैडल के ऊपर वाला हिस्सा कैरिज, कैरिज के ऊपर कंपाउंड रेस्ट, सॉरी कैरिज के ऊपर क्रॉस लाइट, क्रॉस लाइट के ऊपर कंपाउंड रेस्ट, उसके ऊपर हम टूल पोस्ट को देखते हैं। इसमें टूल पोस्ट दिख नहीं रहा अभी, फ्लोट बना हुआ है टूल पोस्ट के लिए। तो कैरिज ये कैरिज देख सकते हैं कैरिज इस चित्र के अंदर हम। देखिए ये लाइन डायग्राम है, ये लाइन डायग्राम है। एप्रन, एप्रन के ऊपर लगे हुए हैं फीड चेंजर लीवर भी है। इसके बाद हैंड ट्रांसफरिंग, हैंड हैंड व्हील भी है, कैरिज कैरिज हैंड व्हील बोलते हैं इसे। और इसके ऊपर सैडल है, सैडल के साथ ये क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, अभी जो चित्र देखा उससे बिल्कुल वही है, उसी के बारे में बताया गया है। क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड ये एक स्लाइड है। क्रॉस स्लाइड देख सकते हैं, जो बेड है बेड के बिल्कुल लंबवत है ये। जो क्रॉस स्लाइड होता है बिल्कुल बेड बेड के लंबवत होता है, बिल्कुल क्रॉस होता है, इसलिए इसको क्रॉस स्लाइड कहा जाता है। और इस पे क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट, उसके ऊपर ये टूल पोस्ट बना होता है। तो टूल की मूवमेंट को टूल मूवमेंट देने के लिए क्रॉस स्लाइड यूज कर रहे हैं हम। एप्रन, चित्र में देखिए आप, एप्रन हैंड व्हील, एप्रन फीड डायरेक्शनल प्लंजर, ऑटोमेटिक फीड लीवर। तो एप्रन के ऊपर देख सकते हैं आप, एप्रन पे क्या की ये सब चीजें अरेंजमेंट लगी हुई हैं। एप्रन व्हील है, फीड डायरेक्शनल प्लंजर, ऑटोमेटिक फीड लीवर, ये सभी चीजें एप्रन है। एप्रन के ऊपर ही हम देखते हैं सैडल, सैडल ऊपर कैरीज, ये सारे कंपोनेंट मिलकर सारे कंपोनेंट मिलकर जब हम इसको हैंड व्हील, अपने हैंड व्हील घुमाते हैं तो पूरा कैरीज एप्रन सब एक साथ में ही मूवमेंट करते हैं जैसी हमें रिक्वायर्ड होती है। टेल स्टॉक, अभी पिछली 2-3 स्लाइड से पीछे हमने हेड स्टॉक देखा था, हेड स्टॉक के बिल्कुल अपोजिट सामने देखते हैं तो टेल स्टॉक दिखता है। यानी कि जब हम मशीन पे खड़े होते हैं तो दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड होता है टेल स्टॉक, और लेफ्ट हैंड साइड होता है हेड स्टॉक। तो टेल स्टॉक का पर्पज क्या है? टेल स्टॉक का पर्पज क्या है? टेल स्टॉक हम यूज करते हैं जब कोई बड़ा पीस है, कोई बड़ा वर्क पीस है, उसको सपोर्ट करने के लिए। और टेल स्टॉक में जो टेल स्टॉक स्पिंडल है, इसमें हम ड्रिल को क्लैम्प करते हैं। और जब भी ड्रिलिंग को ऑपरेशन करना हो, ड्रिलिंग हो, बोरिंग हो, रिमिंग हो, ये ऑपरेशन करने के लिए हम टेल स्टॉक को हम स्लाइड करके आगे की तरफ लेके जाते हैं। और वर्कपीस जो घूम रहा है उसके सामने हम इसको हम फीड देंगे, जैसे जैसे फीड देंगे हम ये टेल स्टॉक हैंडल को घुमाएंगे तो उससे फीड फीड मिलेगी और कटिंग होगी, कटिंग होगी, और जो भी ड्रिलिंग बोरिंग जो भी ऑपरेशन करना है वो परफॉर्म हो जाएगा। तो मेन पर्पज टेल स्टॉक का बड़े वर्कपीस को सपोर्ट करना, सेंटर सेंटर क्लाइंब करना सपोर्टिंग के लिए, और ड्रिल बिट को रिमर सॉरी ड्रिल बिट को बोरिंग बोरिंग टूल को क्लाइंब करके कटिंग के लिए यूज किया जाता है। इस चित्र में देख सकते हैं टेल स्टॉक, इसका लाइन डायग्राम है। ये बेड के ऊपर रखा जाता है, बेड की जो गाइड वे है उस पर रखा जाता है, उस पर स्लाइड करता है। 2 बोल्ट लगे हैं, उसको अगर किसी को फिक्स करना है तो उसमें बोल्ट को टाइट कर देते हैं, वो एक जगह फिक्स हो जाता है। और हैंडल की जो मूवमेंट होती है, हैंडल घुमाते हैं तो जो ये स्पिंडल है, स्पिंडल आगे की तरफ बढ़ता है, स्पिंडल के अंदर डेड सेंटर लगा हुआ है, वो भी आगे की तरफ मूवमेंट मूव करेगा। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक मूव कर सकते हैं हम इसमें। और अगर हमें और फिर दोबारा से इससे आगे मूव करना है तो ये जो बोल्ट लगे हैं नीचे बेड की तरफ, उसको खोल के हम आगे खिसका लेते हैं और इसको टेल स्टॉक आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमें हमारे पास जो भी वर्क पीस है उसकी जो भी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग। इसमें अब देख सकते हैं इसमें और डेड सेंटर है, इसकी जो निकाल के हम इसको लाइट सेंटर लगा सकते हैं। लाइट सेंटर रोटेट भी करता है वर्कपीस के साथ, वर्क के साथ रोटेट करता है, डेड सेंटर रोटेट नहीं करता है। स्पिंडल है, स्पिंडल, और स्पिंडल देख सकते हैं इसमें टेपर कटा हुआ है, ये मोस्टली मोस्ट टेपर का यूज किया जाता है, इसमें मोस्ट टेपर का यूज किया जाता है टेल स्टॉक में। और मोस्ट टेपर वाले ही इसमें ड्रिल बिट इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं, और डेड सेंटर लाइफ सेंटर मोस्ट टेपर के साथ ही इसमें यूज किए जा सकते हैं। टूल पोस्ट, अभी हमने देखा पिछली स्लाइड के अंदर जो हमारा कंपाउंड रेस्ट है उसके ऊपर टूल पोस्ट लगा हुआ है। टूल पोस्ट कई तरह के हो सकते हैं।
तो जनरली जो टूल पोस्ट देखते हैं हम, जनरली टूल पोस्ट होते हैं लेथ मशीन पे, वो आपको दिखेंगे पिलर टाइप में हैं और ये इंडक्शन टाइप में है, जो चित्र में देख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड टूल पोस्ट, स्केल टूल पोस्ट। तो पिलर टाइप जो टूल पोस्ट है, इसमें इसमें हमने टूल बंधा हुआ है, उसके ऊपर से बोल्ट है, उसको क्लाइंब करते हैं, वो टाइट हो जाता है, जीट हो जाता है और इसको यूज कर पाते हैं। और जो इंडक्शन टाइप है, ये ऊपर जो लीवर, इसको जैसे हम रोटेट करते हैं, इसको हम थोरोली रोटेट, इसको हम पूरा रोटेट भी कर सकते हैं, 160 डिग्री पे इसको घुमा भी सकते हैं। तो हम अगर इसमें एक बार में दो टूल बंधे हुए हैं, तो 2 या 3 टूल बंधे हुए हैं, तो उसको हम रोटेट करके हम, अगर कोई टूल बंद हो जाता है, कोई खराब हो जाता है, तो उसको रोटेट करके इजीली हम दूसरा टूल यूज कर पाते हैं। तो ये जनरली ये टूल पोस्ट आप देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ये है क्विक चेन टूल पोस्ट। इसमें देख सकते हैं आप, अ, इसमें एक चार ये स्लॉट हैं, चार अलग अलग स्लॉट हैं, इसमें हम टूल को क्लैम्प करते हैं स्लॉट के अंदर। और इसे क्विक चेंज इसलिए कहा गया है, इसमें जैसे लीवर को टाइट करते हैं, ये टाइट हो जाता है, लूज हो जाता है। और ये जो इसमें स्लॉट खांचा बना हुआ है, ये खांचा बना हुआ है, खांचे, ये इसको डायरेक्टली हम इसमें अ, लगाकर इसको टाइट करते हैं, तो ये इसमें टूल टाइट हो जाता है। और जब भी खराब हो तो जस्ट आपको इसको स्लॉट को बाहर निकाल देना है और दूसरे लगाकर इसको यूज कर लेना है। तो ये बहुत इजीली हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए इसे हम क्विक चेंज टूल पोस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं चक। हमने हेड स्ट्रोक पे चक को क्लैम्प किया है। अब चक भी दो तरह के हैं, एक होता है थ्रीजा चक। तो थ्रीजा चक यह ऑटो सेंटरिंग होता है, यानी कि जब भी इसको हम क्लैम्प करते हैं, तो इसकी जो तीनों जा हैं, तीनों जबड़े हैं, वो एक साथ मूव करते हैं, यानी कि एक साथ बंद भी होते हैं, एक साथ खुलते भी हैं। तो ये ऑटो सेंटरिंग है, यानी कि इस पे जब भी वर्कपीस क्लैम्प करोगे तो आप ऑटोमेटिक सेंटर में क्लैम्प हो जाएगा। फोर्चा चक, फोर्चा चक में इसमें जैसे कि पढ़ा हमने अभी देखा थ्रीजा चक के अंदर तीनों जा होते हैं, एक साथ क्लैम्प करते हैं, लेकिन फोर्जा चक में ऐसा नहीं है। फोर्जा चक में जिस भी जा को मूवमेंट देंगे, वही जा आगे की तरफ बढ़ेगा और वर्कपीस को क्लैम्प करेगा। तो फोर्जा चक में आप असेंट्रिक जो जॉब होती हैं, उनको भी क्लैम्प कर सकते हैं। इसमें फोर्जा चक में असेंट्रिक जॉब होती है, उस पर भी क्लैम्प करके उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन थ्रीजा चक में ये वो काम नहीं कर पाएंगे हम। आशा करते हैं मेरे द्वारा दिया गया प्रशिक्षण आपको भविष्य में काम आएगा। धन्यवाद।